हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम एक टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल थ्योरम में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक आई गेस हमने 3 लेक्चर कर लिए, ये 4th लेक्चर है हमारा, है ना। तो इसके लास्ट वाले लेक्चर में मैं पहले मैं बताता हूँ कि क्या कराया है। हमने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला कराया है आपको। हमने ये बताया था कि अगर आपको जनरल टर्म निकालनी हो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू पावर आर। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं आपके, मतलब जनरल टर्म का अगर आपको फॉर्मूला आता है और कोई भी बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको ना ऐसे बोल दिया जाता है कि जैसे ये एक्सपेंशन है, सपोज करो एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर 4, है ना। x प्लस वाई होल रेस टू पावर 4 तो कैसे होता है, x रेस टू पावर 4 होता है प्लस 4x क्यूब वाई होता है ना, प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है प्लस 4x वाई क्यूब होता है ना, प्लस वाई रेस टू पावर 4 होता है। तो ये पूरा इसका एक्सपेंशन है, यानी x प्लस वाई होल रेस टू पावर 4 खोलोगे तो ये आंसर मिलेगा आपको। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आगे से चौथी टर्म बताओ, 1 2 3 4, तो इसका मतलब मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं। आगे से फोर्थ टर्म बताओ तो मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं। और इसके लिए हम टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एनसीआर जो है ना, एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। ये फॉर्मूला कब लगता है कि अगर आपको आगे से कोई भी जनरल टर्म निकालनी है, जैसे चौथी टर्म, पांचवी टर्म, तीसरी टर्म, दूसरी टर्म, कोई भी आगे से स्टार्टिंग से लेके यहां तक से कोई भी टर्म निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। जैसे अगर आपको चौथी टर्म निकालनी है तो T4 आपको निकालना है, इसका मतलब, तो इसका मतलब R की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी, तो T3+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4C R मतलब 3, x रेस टू पावर 4 माइनस 3 और y रेस टू पावर कितना 3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4C3 की वैल्यू 4 ही होती है, x रेस टू पावर 4 माइनस 3 1 होता है, y रेस टू पावर 3 हो जाता है। 4xy क्यूब इसका आंसर होगा, जो कि इसकी फोर्थ टर्म होगी स्टार्टिंग से। बट अगर कभी ऐसा हो जाए आपसे ये ना बोले कि आगे से चौथी टर्म निकालो, आपसे बोल दिया जाए कि पीछे से कोई टर्म निकालो, पीछे से दूसरी निकालो, पीछे से तीसरी टर्म निकालो, पीछे से चौथी टर्म निकालो, ये बताओ कैसे निकालोगे। अगर आपसे बोल दिया था पीछे से लेके पीछे से दूसरी टर्म बता दो क्या होगी, मुझे तो पता ही है होगी, देखने से पता लग रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए पीछे से दूसरी टर्म निकालो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आरथ टर्म फ्रॉम द एंड। जब भी आपको निकालना होगा तो वो होता है एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के इक्वल होता है। अगर आप इसको चाहो तो आप एपी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एपी वाला फॉर्मूला ए एन माइनस वन इंटू डी, इससे भी आप निकाल सकते हो, यही रिलेशन बनता है। लेकिन इतना टाइम नहीं है तो आप सीधा सीधा याद करो इसको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा है कि आपको क्या करना है, टोटल जो पावर होगी एन में से जो भी टर्म आपको निकालनी होगी वो माइनस करो, उसमें 2 ऐड कर लो। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब, हाँ सपोज करो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है आपको, ये कौन सी होगी, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर 4, ठीक है। या फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है आपको, फ्रॉम एंड निकालनी है फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो बच्चे क्या करना है, पीछे से चौथी टर्म निकालनी है। पीछे से चौथी टर्म कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एन फाइंड करना है। एन होता है यहाँ पे 4, ठीक है। फिर आर जो आपको पूछा गया है, फिर इसमें 2 और जोड़ दो, तो n यानी 4 माइनस 4 प्लस 2 करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, 2 है सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब यह है अगर आपको पीछे से चौथी टर्म निकालनी है तो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म निकाल लो, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है सर, जैसे सपोज करो यहाँ पे 4 पावर ना आके बहुत बड़ी पावर दे दी आपको, है ना। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई या 3x प्लस समथिंग वाई, है ना, y अपॉन 2 की पावर जो है वो कुछ और दे दी आपको। आपको बोल दिया 14 है और इसमें बताओ कि पीछे से पांचवी टर्म क्या होगी, है ना, फिफ्थ टर्म बताओ पीछे से क्या होगी। तो अब इसको एक्सपेंशन को खोलना थोड़ा हमारे लिए टफ है ना, 14 पावर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो इसको हम जनरल टर्म से करेंगे फिर हम। तो हमको ये देखना है कि स्टार्टिंग से ये जो फॉर्मूला होता है ये तो पीछे से नहीं बताता, तो ये तो बताएगा कि स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकल सकती है, वो बताता है ये। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म अगर एंड से निकालनी है तो आप पहले तो एंड डिसाइड करो, यहाँ पे कितना है 14 है, ठीक है। उसमें से r माइनस करो यानी 5 माइनस करो और 2 जोड़ दो। तो देखो 14 और 2 16 होता है, 16 में से 5 माइनस करूंगा यानी 11 टर्म, है ना, ये स्टार्टिंग से होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग जो होगी, है ना, ये क्या हो जाएगी बच्चे,
11th टर्म काम करेगी। यानी अगर आप क्या करो, स्टार्टिंग से 11वीं टर्म निकाल लो तो ये 5वीं टर्म एंड से निकालने के बराबर ही होगी। तो अगर आपको 5वीं टर्म निकालनी है पीछे से, तो आप स्टार्टिंग से एंड टर्म मतलब 11th टर्म निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले मैं दोबारा से बताता हूँ क्या करा हमने। अगर कभी भी आपको rth टर्म निकालनी होती है पीछे से, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इससे पता लगेगा कि वो पीछे से जो भी टर्म आपको निकालनी है वो आगे से उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, आगे से जैसी आपको पोजीशन पता लगी, जैसे 11वीं टर्म पता लग गई आपको, है ना, फिर आप TR+1 वाला फॉर्मूला यूज करके आप 11वीं टर्म निकालना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूं, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो पीजीटी का दूंगा आपको, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे ये है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x होल रेज टू पावर 12। तो x माइनस 1/x होल रेज टू पावर 12 है, ये एक एक्सपेंशन है। आपसे बोला है पीछे से 5वीं टर्म बता दो। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि टोटल पावर पता लगाओ, कौन सी टर्म पूछी वो पता लगाओ, है ना। और अगर आपको फिफ्थ टर्म एंड से निकालनी है, फ्रॉम एंड, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है n-r+2। ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो, जैसे 12 माइनस 5+2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12 और 2 14 होते, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। इसका मतलब 9th टर्म है ये फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। अगर पीछे से 5वीं टर्म निकालनी है तो 9th टर्म फ्रॉम बिगनिंग के इक्वल होगी, यानी स्टार्टिंग से 9वीं टर्म के ये इक्वल होगी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, डबल एन लगता है भाई साहब यहाँ ठीक है, डबल एन लगा लेना भाई साहब, NNING। ठीक है, बिगनिंग हो गया। अब इसको अगर निकालना है तो भाई साहब TR+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, वो होता है NCR x रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर r हो जाता है। x के प्लेस पे ये वाला नंबर होता है, y के प्लेस पे ये वाला नंबर होता है। n क्या होती है, टोटल पावर होती है, r क्या होती है, वो ये वाला होगा। ठीक है, 9 के बेसिस पे लोगे। तो जैसे अगर आपको 9th टर्म निकालनी है तो r जो होगा वो इससे एक कम होगा, तो ये 8+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 12c 8 x रेज टू पावर 12 माइनस 8 y रेज टू पावर, y की जगह पे देखो जरा, y की जगह पे -1/8। ठीक है, इसकी पावर 8 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 12c 8 को हम NCR वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, है ना, 12 माइनस 8 का होल फैक्टोरियल हो गया। फिर x रेज टू पावर 12 माइनस 8 होती है 4। अब ये हो जाती है -1 रेज टू पावर 8, 1 हो जाता है, x रेज टू पावर 8 ऐसे ही रहेगा। इससे पावर को काटो, 4 पावर यहाँ पे बच गई, 12 फैक्टोरियल को खोल लो, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल तक यहाँ पे खोलते हैं इसको। ये वाला नीचे वाला 8 फैक्टोरियल काटेंगे इससे, 12 में से 8 गया, 4 फैक्टोरियल को भी खोल लो, 4 3 2 1। ठीक है, इससे इसको कट करना 8 वाले फैक्टोरियल को, और यहाँ पे मिल रहा है 1/x⁴ मिल रहा है ये। ठीक है, अब देखो 4 से ये कट हो रहा है 3 बार में, 3 से ये कट हो रहा है 3 खट, उसके बाद में 2 से ये कट हो रहा है 5 बारी में, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 9 495। ठीक है, डिवाइडेड बाय x⁴, उसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन है ये सॉल्व करना, बस आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि अभी भी अगर आपसे n टर्म्स पूछी जाती है, nth टर्म या rth टर्म पूछी जाती है, सपोज करो rth टर्म पूछी जाती है फ्रॉम एंड, तो n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के इक्वल होता है। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, बस इतना सा ही फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है, और कई लोग इसको भूल जाते हैं, उसकी वजह से थोड़े से आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको करेंगे ये मिलेगी वैल्यू, इसके बेसिस पे आंसर निकालना, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर है, चलो अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई है तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसका, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। यूपी पीजीटी में आया था 2021 का क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ यूपी पीजीटी का क्वेश्चन, ये जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, आप खुद भी इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको n निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू 9 है। फिर आपको ये पता लगाना है कौन सी टर्म निकालनी है पीछे से, उसको r बोलते हैं, चौथी टर्म निकालनी है। फिर अगर आपको rth टर्म कभी भी निकालनी होगी, rth टर्म फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है n-r+2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, 2th टर्म, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग, और हमारे पास में आंसर आ जाएगा बस। तो क्या करेंगे, आप इसको एक आंसर बना के देख लो। ठीक है, तो देखो n है 9-4+2 करेंगे हम। ठीक है, 9-4+2 का मतलब होता है 9 2 11 में से 4 गया 8 आता है शायद, है ना, 8 आता है पक्का, 7 आता है यार, 7 7th टर्म, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, 7th टर्म जो होती है फ्रॉम बिगिनिंग, इसका आंसर होगा, है ना। अब
आपको सेवंथ टर्म निकालनी तो पता होना चाहिए आर की वैल्यू एक कम होती है, T6+1 हो जाएगी। तो ये होगा एनसीआर, एनसीआर का पता है ना फॉर्मूला, एन की जगह पे 9C6 है ना, 9C6, यहाँ पे 9 प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं मैं, ये हो गया 9C6 हो जाएगा। ठीक है, x रेस टू पावर n माइनस आर, ठीक है, यानी x/x³ 4 की पावर n माइनस आर यानी 9 माइनस 6, y रेस टू पावर -2/x² की पावर r 6, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9C6 जो होता है वो 9C3 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। ये कैसे निकाला, NCR NC n माइनस आर के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला। फिर NC3 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है n/(-1) n-2/6 होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9C3 लिखूंगा सबसे पहले मैं इसको, और इसको खोल दूंगा। देखो 3 पावर ऊपर बचेगी, 3 3 9 पावर हो जाएगी, x की पावर 9 हो गया, अपॉन में 4 की पावर 3 हो गया, इनटू ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 6 यानी 4 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 6 तो, है ना। और ये x² की पावर 6 तो 12 हो जाएगा, है ना। 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब 9 से 12 पावर कटेगी तो 3 पावर बचा, इससे ये कट हो गया। ठीक है, 9 से 3 को सॉल्व करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, तो 9 में से 1 कम करो 8, 8 में से 1 कम करो 7, डिवाइड कर लो 6 से, ठीक है, इंटू 1/x³। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना, आंसर खत्म हो गया। 2 से कर लो, 2 चौक 8 होता है, 2 तिया 6 होता है। 3 से कर लो, 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 7 84 हो गया, तो 84/x³ इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, इतना इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, छोड़ने नहीं है आपको, है ना। आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि टफ है इसमें या होगा नहीं आपसे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट करते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ कि कौन सी होगी। ऐसी टर्म जो जिसमें जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो या जिसमें एक्स का वेरिएबल आपको दिखाई ना दे रहा हो, वो कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा वर्ड आता है ना बाइनोमियल थ्योरम में कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं रखा, या इंडिपेंडेंट ऑफ या इंडिपेंडेंट टर्म बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से होगा कि इस एक्सपेंशन में एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म बताओ कि कौन सी होगी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसी टर्म पूछ रहे हैं जहां पे एक्स की पावर 0 है या दिख ही नहीं रही है। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। तो जब भी आपसे कांस्टेंट टर्म पूछी जाती है या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछी जाती है, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बेसिक मेथड, बिल्कुल हल्का फुल्का मेथड, है ना, और एक होता है शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की, बेसिक से भी ज्यादा हल्की फुल्की। शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आएंगे शॉर्ट ट्रिक पे कि शॉर्ट ट्रिक पे कैसे करना है आपको। ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई टर्म निकालनी है एक्सपेंशन में या कांस्टेंट टर्म निकालनी है, तो उसका तरीका यह होता है कि ऐसी टर्म पता लगाओ जिसमें x की पावर 0 हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि गिवन क्या क्या है। जैसे n की वैल्यू यानी टोटल पावर गिवन है, पहली वाली वैल्यू को x बोलते हैं तो ये है √x/√3, दूसरी वाली वैल्यू को y बोलते हैं √3/2x², ये चीजें गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसकी ना जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म यानी TR+1, NCR होता है, x⁻n−r होता है, y⁻r होता है। जनरल टर्म का फॉर्मूला सबको आता है ना, क्या होता है। तो NCR का मतलब 10CR हो जाएगा। फिर x की जगह पे ये पूरा का पूरा आएगा √x/√3 की पावर n-r यानी 10-r हो जाएगा। ठीक है, फिर y की जगह पे देखो जरा √3/2x² की पावर r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है। जैसे 10CR तो ऐसे ही रहेगा, √x को x की पावर 1/2 लिखा जाता, तो ये हो गया 10-r² पावर हो गया। ठीक है, फिर अपॉन में मतलब x की पावर, ठीक है, और ये √3 की पावर 10-r हो गया, ऐसे बन गया कुछ। आगे बात समझ में मैंने क्या करा, दोबारा से देखो, √3 की पावर 10-r होगा और इसकी भी पावर 10-r होगा ना, इसको क्या बोलते हैं 1/2 पावर, 1/2 इंटू 10-r क्या होता है 10-r/2, तो x की पावर 10-r/2 है वो। ठीक है, पावर में ही है, ओके, इनटू इसको √3r लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे छोड़ देता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर r और x की पावर 2r लिख सकता हूं। ये पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा 10CR x की पावर 10-r/2 -2r
-2r क्यों? क्योंकि ये प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की होगी। बाकी ये जो दिख रहा है ना √3 और ये वाला √3, इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ। इसको ऊपर पहुंचाऊंगा तो √3 की पावर r माइनस 10 माइनस प्लस r हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस वाला ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला ये माइनस का हो गया, ऐसे। और अपॉन में 2 की पावर r ऐसे मिलेगा। अब मुझे पता है कि अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट है x से तो x की पावर 0 होनी चाहिए। x की पावर 0 होना चाहिए, इसका मतलब यह है 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 4r हो गया ये, तो 10 माइनस r माइनस 4r अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इस 2 को इधर पहुंचाओ तो 10 माइनस r और 4r होते हैं 5r इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 10 इज इक्वल टू 5r आ रहा है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 10 अपॉन 5 हो गई। 10 अपॉन 5 कितना होता है बच्चे? 2 होता है। तो r की वैल्यू 2 हो गई। यानी अगर r की वैल्यू 2 है तो टर्म कौन सी होगी? तो टर्म होगी बच्चे, आपको पता है टर्म को हम लिखते हैं tr प्लस 1, तो t2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म हो गई। तो थर्ड टर्म ऐसी होगी जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 हो जाएगी, यानी इंडिपेंडेंट होगी ये टर्म। ठीक है, या कांस्टेंट टर्म होगी। तो अगर आपको जैसे कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो पहला तरीका तो ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका ये है कि आप क्या करो, वेरिएबल की पावर पता लगाओ कि क्या होगी और उस पावर को 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखकर r निकालो, जो r निकला बस उसमें एक जोड़ दो, वही आपकी टर्म हो जाएगी, है ना। r में एक जोड़ दो, वही आपकी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी। जैसे r2 निकला तो टर्म कौन सी हो गई? टर्म थर्ड हो गई। लेकिन इतना लंबा करना थोड़ा सा डिफिकल्टी देता है एग्जाम में। एग्जाम में यार नहीं होता इतना, इतना टाइम कहाँ है अपने पास में। तो याद रखिएगा r निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे ही r निकला आप टर्म तो निकाल ही लोगे ना, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, और ये मतलब हर जगह काम कर देगा, हर तरह के एक्सपेंशन में काम कर देगा। बाइनोमियल होना चाहिए बस वो। ठीक है, तो r का फॉर्मूला होता है np अपॉन p प्लस क्यू। अब हमारे पास में दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये n क्या है? n तो टोटल पावर है, सबको पता है। n क्या है? टोटल पावर है। p और q क्या है सर? बस ये बता दीजिए कि ये p क्या है और ये q क्या है। तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये फॉर्मूला जो है ये तब काम करता है जब एक्सपेंशन जो है ना वो p और q की फॉर्म में हो। मतलब सपोज करो अगर आपको कोई एक्सपेंशन ऐसे दे रखा है a x रेस टू पावर p प्लस समथिंग, जैसे b अपॉन, सपोज करो कुछ भी है, x c x रेस टू पावर मान लेते हैं, q दे रखा है और इसकी पावर कुछ भी n दे रखी है। तो ये जो x की जो पावर है ना, आपको a और c और b पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 3 3 2 कुछ भी हो सकता है। जो आपको फोकस करना है x की पावर पे फोकस करना है। ये जो x की ऊपर वाली पावर होती है इसको p बोलते हैं, ये नीचे वाली पावर होती है इसको q बोलते हैं। तो p और q है क्या? एक्चुअली p और q है x की ऊपर जो पावर दिख रही है और जो नीचे पावर दिख रही है वो क्या क्या है। तो अगर मैं पूछूंगा x की पावर कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 1/2। तो p की वैल्यू कितनी है? 1/2। अच्छा, q की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे पावर देखो है q की, यहाँ देखना जरा ध्यान से। आप बोलेंगे 2 है सर। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है, जैसे r निकालना है तो n यानी 10 इंटू 1/2 लिखेंगे, 10p अपॉन p प्लस q, 1/2 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 5/2 होता है, पता है ये बात। इससे कट करो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 5/2। मुझे पता है ये दोनों भी कट हो सकते हैं, वन टाइम इसको ऊपर पहुंचा दो, ये 2 आ गया। तो r की वैल्यू 2 आ गई, तो टर्म कितनी हो जाएगी? टर्म हो जाएगी भाई साहब tr प्लस 1, थर्ड टर्म। ये लो खत्म हो गया आंसर। तो ये करना ज्यादा इजी है उसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये करना ज्यादा इजी है और इससे जल्दी आंसर बन जाएंगे आपके। आपको कुछ नहीं करना, n देखना है, n दिख रहा है वो 10 है, p देखना है 1/2 है, q देखना है 2 है, सीधा फॉर्मूले में रखो, आंसर खत्म, है ना। तो आपसे जल्दी हो सकता है ये। तो ये इसको मैंने टाइपिंग फॉर्म में भी लिख रखा है, ये रहा देखो। ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में ax रेस टू पावर p प्लस r अपॉन r मतलब कुछ भी, ठीक है, अपॉन bx रेस टू पावर q की पावर n दे रखा है, तो कभी भी आपको r निकालना हो इसमें, r मतलब समझ में आया ना, r का काम क्या है? r है टर्म निकालने के लिए, है ना। तो r अगर आपको निकालना हो तो r होता है np अपॉन p प्लस q होता है। ठीक है, इससे जैसे ही आप निकालोगे तो जो tr प्लस 1th टर्म होगी वही इंडिपेंडेंट टर्म होगी, ये लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन 7 में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, जैसे बोला गया है कि इसमें बताओ कि इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी टर्म होगी? 3x² माइनस 1/3x की पावर 6 है जैसे, तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी? तो आपको करना क्या है, पहले तो n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना, n की वैल्यू निकालनी है, फिर p निकालना है। p कैसे निकालोगे? x की पावर कितनी है। q निकालोगे, q क्या है? x की पावर यहाँ पे नीचे कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 पावर है ना। बस, तो r निकालने के लिए आप क्या करेंगे? np अपॉन p प्लस q कर दोगे। तो np मतलब 6 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 कर दोगे। तो 6 इंटू 2 कर लो, करना है तो, नहीं करना तो छोड़ सकते हो। जैसे ये डायरेक्ट कट हो रहा है ना, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर।
तो r की वैल्यू 4 है, तो आपसे पूछते हैं टर्म बता दो, तो टर्म क्या होगी t4 प्लस 1, यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ना। हल हुआ क्वेश्चन, बड़ा मजेदार, इजी लग रहा होगा अब, है ना। चलो, तो अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देने शुरू। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है IIT 1965 और 1985, पता नहीं आया या नहीं आया उस समय, इन्होंने लिख रखा है तो हम मान लेते हैं है ना, आया होगा, हम कौन सा जिंदा थे उस समय, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट एक्स बाई 3 प्लस 3/2x² होल रेस्ट टू पावर 10। 3/2 होगी, 5/4 होगी, 5/2 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। यहाँ पे टर्म पूछ लिया आपसे, ये नहीं पूछा कि कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये नहीं पूछी आपसे। आपसे पूछा कि वो टर्म बताओ क्या होगी, ठीक है, वो टर्म क्या होगी जो इंडिपेंडेंट है एक्स से। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद में TR+1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें सिर्फ कांस्टेंट पार्ट काउंट का होगा हमारा, बाकी कुछ काउंट नहीं होगा। तो स्टार्ट करो। देखो, जैसे इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। आपने एक आंसर रख लिया अपने पास में, रख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। x के प्लेस पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है √x/3, रूट के अंदर ही है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी करा था ये वाला क्वेश्चन, ओह यहाँ पे है, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे √3 यहाँ पे भी था, √3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे इसमें नहीं है रूट, है ना। y की वैल्यू क्या है, 3/2x², हो गया। p क्या है, 1/2, q कितना है बच्चे, 2 है। समझ में आ गया। सबसे पहले तो r निकालते हैं, r होता है NP/p प्लस q, और अभी ये सॉल्व कर चुके हैं, 5 निकला, 5 नहीं 2 निकला था इसका आंसर, है ना। तो 10 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, तो 2 निकल गया था इसका आंसर। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो कट होगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, 2 आ जाएगा। तो टर्म कौन सी निकली, है ना, TR+1 में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, टर्म कौन सी है, टर्म है थर्ड, अगर आपसे पूछा जाता। लेकिन टर्म नहीं पूछी, आपसे पूछा गया है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो TR+1 इज इक्वल टू NCR x⁻n−r y⁻r में ये अब वैल्यू डाल देंगे उठा के। तो r की जगह पे हम डालेंगे बच्चे 2, तो ये 2+1 हो जाएगा। n की जगह पे 10 डालेंगे तो 10c2 हो जाएगा। x की जगह पे ये डालेंगे तो √x अपॉन √3 होल रेस्ट टू पावर n-r यानी 10-2, ठीक है। फिर y रेस्ट टू पावर r, y मतलब ये 3/2x² की पावर r, r मतलब 2, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे इनमें से एक आंसर निकलेगा। याद रखिएगा x वाली टर्म कट हो जाएंगी, आप करके देख लो, कट होगी ये सारी की सारी ना। आपको फोकस ये करना है कि इसकी पावर और इसकी पावर और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, कांस्टेंट वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या आ रहा है, बस वही आपका आंसर होगा। 10c2 को कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है nc2 का, n(n-1/2). तो जैसे 10c2 सॉल्व करना, तो 10 लिखो, एक कम करो, अपॉन में 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये x की पावर वैसे कट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 10-2 8 पावर होगी, 8 पावर को 2 पावर से डिवाइड करोगे तो 4 पावर हो जाएगी। अपॉन में √3 की पावर 8 होगी, तो √3 की पावर, जब हम इसको 8 को सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4 आ जाएगी। 3 का स्क्वायर ये हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये x की पावर 4 होगी। जैसे कि मैंने बोला, x की पावर कट हो जाएंगी क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट में सब कुछ जो वेरिएबल पार्ट होता है वो कट हो जाता है, तो ये कट होके ही मिलेगा आपको। तो ये 5 आ गया, देखो 9×5 = 45, तो ये हो गया, इंटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो इसको कट कर लो, एक काम करो, ये कट करा तो 3 की पावर 2 बचा, 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 45 इंटू 1/9 इंटू 1/4 हो गया। ये कट कर लो बच्चे, 9 5 45 हो गया, तो 5/4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या है, दिक्कत ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा। हमको टाइम को यूटिलाइज करना है और टाइम को बचाना है एग्जाम में अपने। एग्जाम में देखो हमारे पास में क्वेश्चन ज्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे को बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। तो टाइम जितना बच सके जहां पे, उतना बचाने के लिए हमको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये सब याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए, यूपी टीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, काफी आते हैं, ठीक है। पूछा यह गया है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x की पावर 6, इसमें कौन सी टर्म होगी। वैसे ही बतानी है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा था ना, सॉल्व करना, आंसर बताना आप इसका, ठीक है। तब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, अच्छा सा एक कलर लिखता हूँ मैं, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो एन की वैल्यू 6 है, पी कितना है जरा बताना, 1 है, क्यू कितना है बताओ, 1 है। देखो, इसकी पावर क्यू होती है, इसकी पावर पी होती है, ठीक है। पी और क्यू मिल गया। जैसे पी और क्यू मिला, अब आपको एक्स पता लगाना है कितना है,
और y पता लगाना है, ठीक है, 1/3x। कुछ नहीं, फॉर्मूला रखो। सबसे पहले r निकालो, r होता है np अपॉन p प्लस क्यू, ठीक है। तो np यानी 6 इंटू 1 अपॉन p प्लस क्यू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है, तो 6 अपॉन 2 हो गया 3। r की वैल्यू तो 3 होगी, यानी फोर्थ टर्म है वो, है ना। तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लगाओ, एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। और इसमें कॉफिशिएंट वाला पोर्शन जो होगा ना, वही हमारे काम का है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये बनेगा 6c3, ठीक है। x की जगह पे जो दिख रहा है 2x दिख रहा है, 2x की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, y की जगह पे 1/3x दिख रहा है, इसकी पावर 3 हो जाएगा। x कट होगा, याद रखिएगा x कट ही होगा, बस आपको फोकस ये करना है 6c3 2 रेस टू पावर 3 और 1/3 रेस टू पावर 3 की वैल्यू क्या होगी सॉल्व करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, nc3 का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n माइनस 1 n-2 अपॉन में 6 होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 6c3 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 6 माइनस 1 5 माइनस एक और करो 4 अपॉन में 6 हो गया, ये 6c3 हो गया। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 6 से 6 कट हो गया, और तो कुछ कट नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है यार, ठीक है। 5 चौक 20, 2 8 16, 160 इंटू 1 तो 160 हो गया अपॉन में 27। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया था? आया, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी ना अजीब सी आ रही होगी उसका रीजन ये जुकाम हो गया यार, ठीक है। तो आती है थोड़ी थोड़ी आवाज ऐसी आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लेना आप, है ना। चलो, एक और क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एम अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 10 इज 405। तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 9 होगी, 3 होगी या -3 होगी। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, तो बताओ कौन सा लगता है तुम्हारे को इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे टर्म नहीं पूछी आपसे, यहाँ पे पूछी एम की वैल्यू बताओ। कैसे निकालोगे इसको आप, जल्दी करना, ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बताना पड़े, मेरे हिसाब से आप बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अपने अपने वो है, ठीक है। चलो कर लोगे। देखो सबसे पहले n बताओ कितना है, 10 है। p बताओ कितना है, 1/2 है। q बताओ कितना है, q2 है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो r की वैल्यू np अपॉन p प्लस q करके निकालते हैं। कर लो, 10 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, है ना। तो 10 इंटू 1/2 अपॉन 5/2 आ रहा है। देखो 2 से 2 कट हो रहा है, 5 2 10, 2 आ गया, ठीक है। r की वैल्यू 2 आ गई, तो भाई साहब थर्ड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, है ना। m की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर एक्स रेस टू पावर n माइनस आर वाई रेस टू पावर आर, यही होता है। बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई साहब तुम्हारे को याद हो जाए, मुझे भी याद रहे, है ना, इस वजह से। तो ये हो गया 10c2, x की जगह पे ये दे रखा है रूट एक्स की पावर 10-2, यानी 4 हो जाएगी पावर, है ना। उसके बाद में y की जगह पे दे रखा है m अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 2, है ना। आपसे ये बोला गया है जो टर्म है ये 405 है, जो इंडिपेंडेंट टर्म है ये 405 है। 10c2, ये x तो हट जाता है, वैसे x की पावर 4 बनेगा, m स्क्वायर की m स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू पावर 4 बनेगा। x तो हट ही जाना है, वो तो हटेगा ही क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टर्म है, तो x तो रहेगा नहीं। 10c2 को सॉल्व करो, इसका आंसर होगा 10 इंटू 9/2। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, nc2 वाला, ठीक है। फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने ये लिखा है, इंटू एम स्क्वायर ये रहा, 405 ये रहा, ठीक है। अब जो जो कट हो रहा है वो कट कर लेते हैं, जो बच रहा है वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो 2 से ये कट हो सकता है 5 टाइम्स, 5 से ये कट हो सकता है 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 9 से ये कट हो सकता है 9 9 81। तो एम स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है बच्चे, वो आ रही है कितनी, 9 आ रही है। अब इन्होंने m के बारे में ये नहीं बताया कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसमें प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों दे रखा है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रहता है वैसे तो, लेकिन अब इसमें चेक करते हैं हम, है ना। ये -3 अगर हम लेते हैं, वैसे तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये m स्क्वायर है ना। प्लस का 3, इसका आंसर, अब चलो इसमें पॉसिबिलिटी पे ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी पे फर्स्ट वाला आंसर ले लेते हैं +3। -3 पे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, पहले एक बार देख लेता हूँ मैं, कुछ दिक्कत, m स्क्वायर ही है वैसे, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे ना, ठीक है। लेकिन इन्होंने +3 और -3 दे रखे हैं, तो हम +3 पे लगा रहे हैं अभी आंसर ना इसका, पॉजिटिव वाले को वरीयता दे रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा।
क्लियर? इसको नोट कर लो आप। कोई डाउट होगा तो बताना मुझे, है ना? समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? मेथड आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सेम ही है, बस इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, तो मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ आपके, है ना? थोड़ा बहुत तो होमवर्क बनता है आपको, है ना? कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकल भी जाएगा, तो इसको रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क में लिखो। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, हाँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम करवा लेते हैं। देखो जो सेम क्वेश्चन है उसको करवा के कुछ फायदा नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? सेम क्वेश्चन करवा के क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ना ये है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि हाँ यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उनके तरीके क्या होते हैं सॉल्व करने के ना। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले तो इस पे फोकस करो। आपसे बोल रखा है द 13 टर्म in the expansion of x square plus 2 by x whole raised to power n is independent of x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसने बोल रखा है 13वीं टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो बताओ इसके डिवाइजर का, n के डिवाइजर का सम क्या होगा? पहले तो n नहीं पता यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टोटल पावर नहीं पता, तो टोटल पावर आपको निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद इसके जो जो डिवाइजर होते हैं, यानी जो जो नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, बस उनको जोड़ना है आपको। जैसे उनको जोड़ लिया आपका आंसर खत्म हो जाएगा, है ना? तो एन निकालने के लिए मुझे ये पता है इसकी 13वीं टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, 13वीं टर्म अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि 12 होगी आर की वैल्यू, है ना? 12 होगी आर की वैल्यू। तो हम इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम, तो एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर का, तो भाई साहब एक्स के प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर रखेंगे, वाई के प्लेस पे ये रखेंगे, और आर के प्लेस पे 12 रखेंगे हम। ठीक है, 12 रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आर के प्लेस पे 12 रखेंगे और इसको 12 रख के उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए इसकी हेल्प नहीं ली जा सकती, इसकी हेल्प नहीं ली जा सकती, इसकी हेल्प नहीं ली जा सकती, इसकी हेल्प ली जाएगी ऑलवेज। इसकी हेल्प इसलिए ली जाएगी क्योंकि मुझे पता है एक्स की पावर और वाई की पावर जो होगी, ये टोटल जो एक्स की पावर बनेगी वो 0 होगी, है ना? टोटल जो वेरिएबल की पावर होगी वो 0 होगी। तो वेरिएबल की पावर जो भी होगी, टोटल पावर निकाल के उसको 0 रखेंगे तो एन निकलेगा हमारे से। तो क्या करना है हमारे को, एन सी आर के प्लेस पे 12 रख देना है, एक्स की पावर में, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की पावर में। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे n माइनस 12 कर देना है, और y की जगह पे 2 बाई एक्स की पावर में 12 कर देना है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब जैसे ये करा nc12 वैसे ही रहेगा, इसका तो कोई यूज नहीं है। x की पावर क्या होगी बच्चे, 2n माइनस 24 हो गया, इंटू 2 की पावर 12 भी हो गया, x की पावर 12 भी हो गया। अब 12 पावर को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया nc12 एक्स रेस टू पावर 2n माइनस 24 और 12 को ऐड कर दो, ठीक है, 36 हो जाता है। ठीक है, तो ये 36 हो गया और 2 की पावर 12 हो गया। देखो इसका कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, मुझे क्या करना है, ये पावर को 0 कर देना है बस। ठीक है, नाउ 2n माइनस 36 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ गई। अब 18 के डिवाइजर ढूंढने हैं हमारे को। 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 18 2 से हो सकता है, 18 3 से हो सकता है, 18 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है, 18 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है, 10 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं हो सकता, 12 से नहीं हो सकता, सिर्फ 18 से हो सकता है। तो इसके डिवाइजर ये हैं सारे के सारे। अब इन सबको जोड़ के कितना आता है बस ये पता लगाना है, हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई सब करें जरा जोड़ा जोड़ा जोड़ी, है ना? तो ये हो गया बच्चे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 21, 21 और 18, 21 और 18 को ऐड करेंगे तो ये तो भाई साहब कुछ और ही निकल जा रहा है, या 39 हो गया। इसमें कोई डिवाइजर छोड़ने को तो नहीं बोला उसने। देन द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इज 39 ही होगा, 38 लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने मिनिमम। ठीक है, 1 2 3 6 9 18, जोड़ा सही है मैंने, 6 6 12 12 और 9 21 ही होते हैं भाई साहब, है ना? 21 और 18 39 ही होते हैं। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि मैंने गड़बड़ करी है। ठीक है, 39 लिख दो यहाँ पे, सम ऑफ डिवाइजर जो आएगा, ठीक है, 39 है। ऑप्शंस गलत हैं, एक बार चेक कर लेना अपने एंड से मैं 39 डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको लगता है अगर, एक मिनट स्क्रीन इसकी थोड़ी सी होगी, आपको अगर लगता है अगर कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है तो ठीक है, नहीं लगता अगर गड़बड़ नहीं है तो इसको मेरे को बता देना कमेंट में। ठीक है, मेरे हिसाब से 39 इसका करेक्ट आंसर है,
जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये है बच्चे आज का। कल हम इसमें क्या करेंगे, जो क्लास में करेंगे कल हम इसमें और भी चीजें करेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, और जब हमारे पास नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन आता है तो उसमें क्या करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जब हम पावर हमारे पास में आ जाती है और उसमें बाइनोमियल वाला फॉर्मूला नहीं लगता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं पहले, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, इसको चेक कर लेना आप जरूर, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 39 करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।